प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। पीएम ने युवाओं को बताया राष्ट्र निर्माण का सिपाही, कहा अपने करियर को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि क्षेत्र के सभी नलकूपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के दिए निर्देश, कहा हर जिले में सोलर पैनल लगाने के लिए स्थान करें चिन्हित। प्रदेश में कई जगहों पर आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित अदालती मामलों की सुनवाई कर लोगों को दी गई राहत। और प्रसार भारती ने हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ 3 वर्षों का किया करार। सभी मैचों का डीडी स्पोर्ट्स, वेव्स, ओटीटी और अन्य प्लेटफॉर्म से होगा सीधा प्रसारण। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने इन युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सिपाही बताया और कहा कि उनकी नियुक्ति बिना पर्ची, बिना खर्ची की पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये रोजगार मेला केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत युवाओं को नौकरी के अवसर देना और भर्ती प्रक्रिया को तेज करना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई इस पहल के अंतर्गत अब तक 10 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा विभाग अलग अलग हो सकते हैं, भारत के लक्ष्य से जोड़ें। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे करीब 3.5 करोड़ नए रोजगार बनने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने कहा भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और ये हमारे युवाओं की मेहनत का ही परिणाम है। पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची, बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मैं आप सभी युवाओं को जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश भर में आज 47 स्थानों पर एक साथ रोजगार मेले आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वीसी के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर यमुनानगर में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विशेष योजना के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि इससे देश का और तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के जो सिस्टम शुरू किया था वह अब पूरे देश में चल रहा है। बिना किसी पैसे के, बिना किसी सिफारिश के बेरोजगारों को नौकरियां दी गई हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से 47 जगह ये रोजगार मेला था। इसमें 51,256 नियुक्ति पत्र दिए गए। मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छा काम था जो आज हुआ, क्योंकि बेरोजगारी दूर हुई आज काफ़ी संख्या के अंदर। इससे देश की सेवा बिना किसी पैसे के ये निष्पक्ष एक रोजगार है जो माननीय खट्टर जी ने प्रदेश के अंदर चलाया था।
आज वो सारे देश में उसकी मान्यता हुई है। मैं समझता हूँ कि देश के लिए सबसे बड़ा फायदा हुआ जी। इस रोजगार मेले में नौकरी पाने वाले युवाओं ने भी सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज हमारा नौकरी का सपना पूरा हुआ है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ हूँ एट NIT कुरुक्षेत्र। तो क्योंकि मेरे को भारत सरकार ने मौका दिया है भारत के लिए कुछ करने के लिए, आइडियाज़ हैं उसको ला सकूं और देश की भलाई कर सकूं। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा आयोजित किया गया है। मेरे को NIT कुरुक्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्त किया गया है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हर एक NIT और IIT में नए डिपार्टमेंट खोल के बच्चों को नया डायरेक्शन दे रहे हैं और हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम अपने ज्ञान और हमारे नॉलेज को बच्चों के साथ शेयर करें और देश के लिए कुछ अच्छा करें। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उसके बाद मेरे माता पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। एंड रोजगार मेला इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल हियर। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल में आयोजित मेगा जॉब फेयर में शिरकत की। यह मेला जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस रोजगार मेले में फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल जिले की करीब 40 औद्योगिक इकाइयों ने भाग लिया। रोजगार मेले में 1000 से ज्यादा युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया। इस अवसर पर राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि रोजगार विभाग द्वारा लगाए गए मेले में फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल जिला की निजी औद्योगिक इकाइयां प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार देने के लिए आई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पलवल जिले के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, इसलिए पलवल जिले के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी के अवसर दें। उन्होंने कहा कि आज का युग स्किल डेवलपमेंट का है। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को दक्ष बनाने का कार्य किया जा रहा है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा युवाओं के हाथों में हुनर प्रदान किया जाता है। अब पलवल जिले के युवा भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम कर अपनी प्रतिभा को दिखाने का कार्य करेंगे। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अनुशासन में रहें और व्यवहार कुशल होकर कार्य करें। जो अलग अलग क्षेत्र में मेडिकल का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मैकेनिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठकर बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं और मैंने व्यक्तिगत कोशिश की ज्यादा से ज्यादा जाने की। तो मैंने देखा कि अलग अलग लोगों को सिलेक्ट करके और बहुत से युवाओं को हमने ऑन द स्पॉट एक पत्र जो उनको दिया है, ज्वाइनिंग लेटर उनको दिया है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और आने वाले समय पर हमारा प्रयास रहेगा अगले महीने फिर रोजगार मेला पलवल के अंदर लगेगा। व्हाइट कॉलर जॉब को माना जाता है जो ऑफिस में बैठ के नौकरियां। देखिए जितने भी डेवलप्ड कंट्री है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमें भी 2047 तक अपने देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो उसके लिए हमें जो नॉन व्हाइट कॉलर जॉब है, जो ब्लू कॉलर जॉब है या ग्रे कॉलर जॉब है, रेड कॉलर जॉब है, पिंक कॉलर जॉब है, उनके तरफ देना होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि क्षेत्र के सभी नलकूपों को चरणबद्ध रूप से पूरी तरह सौर ऊर्जा से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। कल पीएम ने कुसुम के तहत आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हरियाणा बिजली उत्पादन निगम हर जिले में कम से कम 2 कृषि फीडरों के सौरकरण के लिए 5-5 एकड़ के स्थानों को चिन्हित करे, जहां सोलर पैनल स्थापित कर कृषि नलकूपों को आपूर्ति दी जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि पंचकुला के रायवाली गांव में स्थित 220 केवी सब स्टेशन के निकट गन्नी खेड़ा ग्राम पंचायत की लगभग 300 एकड़ भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाए। इस प्लांट से जिले के सभी कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति संभव हो सकेगी। साथ ही जिले के सभी जगहों पर भी खाली भूमि पर सोलर पैनल लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पंचायतों द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, वहां सोलर पैनल इस प्रकार लगाए जाएं कि उनका ढांचा कल्याणम मंडपम के रूप में भी कार्य करे, जिससे उसके नीचे सामाजिक समारोहों का आयोजन संभव हो।
की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। इससे बिजली उत्पन्न कर जरूरत के हिसाब से कृषि कार्यों में आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इंजीनियरिंग कार्यों की गुणवत्ता और तय समय अवधि में उनके पूरा होने तक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए योग्य युवाओं की चीफ मिनिस्टर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर्स के रूप में उनकी सेवाएं ली जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विकास कार्य में कॉन्ट्रैक्ट की राशि बढ़ाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। वे कल चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग से जुड़ी कैबिनेट उप समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में प्रक्रियागत चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि परियोजना में अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकारी से इसका पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट वर्क में अनाधिकृत वृद्धि न हो सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में गलत एस्टीमेट तैयार करने के कारण वृद्धि होती है तो ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दोषी पाए जाने वालों को चार्जशीट के साथ साथ अनिवार्य सेवानिवृत्त भी किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैथल के गांव कवात्रन में पहुंचकर शहीद हवलदार संजय सैनी को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को सांत्वना दी। शहीद संजय सैनी लेह लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि शहीद संजय सैनी की शहादत पर हमें गर्व है। विधानसभा की शिक्षा और तकनीकी शिक्षा कमेटी ने आज फरीदाबाद का दौरा कर शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को लेकर बैठक की। कमेटी के अध्यक्ष विधायक रामकुमार कश्यप ने नेतृत्व में 11 विधायकों ने शिक्षा सुधार से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अध्यक्ष रामकुमार कश्यप ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शिक्षा के सुधार में कई तरह की खामियां पाई गई हैं, जिन्हें सुधारने का आश्वासन जिला उपायुक्त की तरफ से दिया गया है। स्टाफ की कमी सबसे ज्यादा दिखाई दी है। इसे 3 महीने में पूरा करने का आश्वासन मिला है। 3 महीने के अंदर यदि सुधार नहीं होता है तो इसका जवाब भी कमेटी द्वारा मांगा जाएगा। उन्होंने बताया कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी के दूसरे कैंपस बनाने को भी लेकर चर्चा की गई। अब तक कैंपस की जगह के लिए CLU नहीं मिला था, लेकिन संबंधित विभागों से बातचीत कर जल्दी कैंपस का काम शुरू कराया जाएगा। ये हमारी एजुकेशन कमेटी है यहाँ पर जिसे YMCA हम बोलते थे पहले, इसका सपोर्ट भी करने के लिए आए हैं। तो यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, यहाँ पर किस प्रकार से काम कर रही है, यूनिवर्सिटी में स्टाफ की क्या स्थिति है, नॉन टीचिंग स्टाफ की क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या काम है, इसको सुधार करने की जरूरत है। तो विशेष रूप से जो सेकंड कैंपस यहाँ बनना है उसकी जानकारी लेने के लिए विशेष रूप से कमेटी यहाँ पर आई है। तो सारी जानकारी जो है स्टाफ की है, तो जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से आश्वासन दिया 3 महीने के अंदर उस पूरी स्टाफ की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। जहाँ तक सेकंड कैंपस की बात है जो बनना है यहाँ पर, उसमें थोड़ा NOC अलग डिपार्टमेंट से, PWD की तरफ से, एनवायरमेंट की तरफ से, UNP की तरफ से ज्यादा सा मामला है। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर नूंह पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े फैसले लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आगामी 14 जुलाई को होने वाली यात्रा में हथियार व ज्वलनशील पदार्थ के साथ ही डीजे बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इस दिन जिले के स्कूलों की छुट्टी की गई है तथा मीट की दुकानों को भी बंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप पर खुला डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। यात्रा का रूट बन चुका है। यात्रा नूंह से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका होते हुए सिंगार गांव के मंदिर तक जाएगी, जहां इसका समापन होगा। पूरी रोड पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी, जो आज से शुरू कर दी गई है। और ये निर्णय लिया गया था कि भाई इस यात्रा में किसी प्रकार का जो डीजे है उनको जो है भाग नहीं लेने दिया जाएगा। और यात्रा के जो संचालक टीम है उनके द्वारा भी इसमें बहुत ही सकारात्मक रुख दिखाते हुए उनके द्वारा भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी डीजे की जो व्हीकल है उसको डीजे को इस यात्रा का पार्ट नहीं बनने दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे रूट पर जो है हम ड्रोन के माध्यम से जो है निगरानी लगातार निगरानी कर रहे हैं, जो आज से शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में ये चेक किया जाएगा कि कहीं पर किसी प्रकार का कोई ज्वलनशील पदार्थ हो
या हथियार हों जो है, या कोई पत्थर है, या इस प्रकार का जो कोई भी मटेरियल जिसका कि उपयोग हिंसा फैलाने में किया जा सकता है, उन सभी को जो है ऑलरेडी यहाँ से हम लोग हटवा रहे हैं इस प्रकार के मटेरियल्स को। और फिर भी अगर हमारी सूचना में कोई बात ऐसी आती है नोटिस में, तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस ने पूरे सुरक्षा प्रबंध किए हैं। कुल 2000 पुलिस बल यात्रा की सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था को संभालेगा। उन्होंने बताया कि विवादित पोस्ट करने वाले या विवादित लोगों को आने की अनुमति नहीं दी गई है। जिन्होंने पीछे किसी भी प्रकार की भूमिका निभाई है, उन्हें भी पाबंद किया जा रहा है। कोशिश है कि यात्रा का माहौल खराब ना हो। उन्होंने कहा कि अच्छे माहौल में यात्रा निकले। इस यात्रा को इतना प्रभावी बनाया जाएगा कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। इस बार विशेष पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि आने वाले वाहनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वहां से श्रद्धालुओं को बस में ले जाकर नलहेश्वर मंदिर पर पहुंचाया जाएगा। इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल हमारे पास 14 जो है गेस्टेड ऑफिसर्स डीएसपी रैंक अधिकारी वो लगाए गए हैं। 18 कंपनियां जो है पुलिस बल, जिसमें कि बाहर से भी पुलिस बल जो है इस जिले को उपलब्ध करवाया गया, वो भी लगाया गया है। और कुल 2000 पुलिस वाले इनमें जल अभिषेक यात्रा की जो सुरक्षा, उसके साथ साथ जो ट्रैफिक की ड्यूटियां और उसके साथ साथ जो क्राउड मैनेजमेंट, जो हमारी भीड़ आएगी उनका जो है, ताकि आवागमन जो है सुलभ हो सके, उसके लिए लगाया जाएगा। जिन्होंने इस प्रकार की यात्रा या अन्य इस प्रकार की किसी भी धार्मिक जो कार्यक्रम रहे हैं उनमें जो है खलल डालने की कोशिश करी है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो चाहे फिजिकली, उन सभी को जो है पाबंद किया जा रहा है कि वो इस यात्रा में भाग नहीं ले सकते हैं। सामाजिक न्याय विभिन्न हिस्सों का दौरा कर बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस निरीक्षण की शुरुआत भगत सिंह चौक से की गई, जो रेलवे ओवरब्रिज तक जारी रही। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। कैबिनेट मंत्री ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में जल भराव की स्थिति का जायजा लिया और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शहर में बने रेलवे ओवरब्रिज के कारण कुछ इलाकों में जल निकासी की समस्या उत्पन्न हुई है, जो बरसात के मौसम में और गंभीर हो जाती है। इसे देखते हुए सरकार ने करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से जल निकासी की योजना तैयार की है, जिसका टेंडर जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का कार्य बरसात के बाद शुरू हो पाएगा। तब तक के लिए स्थानीय निवासियों, नगर परिषद और अधिकारियों के सहयोग से अस्थायी प्रबंध किए जाएंगे ताकि लोगों को जल भराव से राहत मिल सके। तो आज इस रोड पे जो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी, इसको देखने के लिए सारे अधिकारी और साथ लेके आया हूँ। व्यवहारिक चीजें ही इसका प्रॉब्लम का सलूशन होती हैं। हमारा लगभग 31 करोड़ रुपए का स्टॉर्म वाटर का टेंडर जो आउटलेट का लग गया है और लगभग 3 महीने के बाद उसमें हम काम शुरू कर पाएंगे, क्योंकि जो धनौरी वाला हमारा 27 किलोमीटर का जो स्टॉर्म वाटर है, चाहे सीवर का वाटर है, वो सारा हमारा काम चल रहा है। उसके कंप्लीट होते ही हम दूसरे काम की ओर बढ़ेंगे। परंतु 2 महीने तक जो रेनी सीजन है, बरसाती सीजन है, इसकी वजह से स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, दुकानदार भाइयों को और आम नागरिकों को कोई समस्या न हो, इसका टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए मैंने आज अधिकारियों से मीटिंग ले ली है और अधिकारियों को जो गाइडलाइन, जो दिशा निर्देश मैंने और स्थानीय लोगों ने जो बात बताई उनको बता दिया और 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर उसका सोल्यूशन करने का वो प्रयास करेंगे। पंचकूला के जिला न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही के अनुमोदन से सुनवाई के लिए कुल 9 पीठों का गठन किया गया था। इस दौरान में दीवानी विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद, बैंक वसूली और बिल संबंधित विवादों और ट्रैफिक चालान के मामले की सुनवाई की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मानविका यादव ने बताया कि प्रदेश भर में लोक अदालत के जरिए 3,25,000 से अधिक मामले सुलझाए और सालों से लंबित पड़े मामलों में लोगों को राहत मिली। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करते हुए सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ हरियाणा में, सेकेंड नेशनल लोक अदालत, और ये हम 22 डिस्ट्रिक्ट्स के हरियाणा के सारे ज़िले हमने कवर किए हैं, जिसमें हमारी सुबह से जो आंकड़े आए हैं उसमें 12, अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसमें 12 डिस्ट्रिक्ट्स में
करीब 3,25,240 केसेस ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं और अभी हमारे पास ऑलरेडी जैसे आंकड़े आने बाकी हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के, और उसके अलावा हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी बहुत आ रही हैं। करनाल में एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे 11 साल पुराना एक्सीडेंट क्लेम जो फाइनली डिसाइड किया गया है, आज उसमें डिस्पोज ऑफ किया गया, उनको अमाउंट देके वो सेटल किया गया है। उसके अलावा हमारे पास ट्रैफिक चालान के, चेक बाउंस के केसेस भी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स, वो सारे हमने उसको टेकअप किया है। सुनवाई के लिए आए रामकुमार ने कहा कि लोक अदालत में बहुत तत्परता से ये विवाद समाप्त हो गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ लें, जिससे कि अदालतों में पड़े मामलों से निजात मिलेगी। आज मेरा जो केस था 138 का लोक अदालत में पंचकुला में लगा हुआ था, उसका मुझे ये बेनिफिट हुआ कि ये बहुत जल्दी और आसानी से पूरा हो गया, निपट गया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि लोक अदालत में अपने फैसले निपटाने की कोशिश करें। इसका बहुत ही बेनिफिट है, ना इससे कोई मन में मुटाव रहता है और अच्छे फैसला है। एक अन्य महिला ने बताया कि उनका मामला आज 7.5 लाख रुपए में सुलझ गया है। वे राष्ट्रीय लोक अदालत का आभार व्यक्त करती हैं। पुरुषोत्तम दास ने बताया कि उन पर फैक्ट्री एक्ट के तहत 1 लाख जुर्माना लगाया गया था और लोक अदालत में मात्र 5,000 में मामला सुलझाया गया। पंचकुला में लोक अदालत में एक केस चल रहा था, तो जो मेरा यहाँ अच्छे से हो गया है, सेटलमेंट हो गई है उसकी, तो मेरे को ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे हम सुनते कि हरियाणा में ये होता वो होता, पर मुझे नहीं, कोऑपरेटिव लोग हैं सब लोग, यहाँ पे अच्छे से कोऑपरेट किया है। मेरे को फैक्ट्री एक्ट के अगेंस्ट 1 लाख रुपए का जुर्माना किया था। अब मुझे लोक अदालत ने 5,000 रुपये का जुर्माना कर दिया है और मैं ये जमा करवा दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ। पलवल, होडल और हथीन के न्यायिक परिसर में आज साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण मेनका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू और वैवाहिक विवाद का निपटारा किया गया है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से पक्षकारों को रजामंद कर विवाद निपटाया जाता है। इससे लोगों को शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है और समय की बचत भी होती है। इसमें हम कई तरह के केसेस लेते हैं, जैसे क्रिमिनल केसेस हो गए, मतलब जो चेक बाउंसिंग के केसेस हो गए, मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, एमएससीटी, सर्विस मैटर्स, कंपाउंडेबल केसेस, रेवेन्यू केसेस और इलेक्ट्रिसिटी के केसेस, अनट्रेस्ड कैंसिलेशन रिपोर्ट, और जो ऐसे विवाद भी लेते हैं जो अभी तक कोर्ट में आए नहीं है, जिनको हम प्री लिटिगेशन स्टेज बोलते हैं, जो लिटिगेशन शुरू होने से पहले की जो स्टेज है, उन मामलों को भी लोक अदालत में लिया जाता है। ये जो लोक अदालत जो लगाई जाती है वो इसलिए लगाई जाती है कि बहुत से केसेज काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग रहते हैं, लोगों का आपस में तनाव बना रहता है और केसों का जो अदालतों पर बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है, उस दबाव को कम करने के लिए लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे, इसलिए अदालतों के लोग चक्कर ना काटें और जल्दी से जल्दी उनका निपटारा हो जाए, इसलिए लोक अदालतों का सरकार आयोजन कराती है और जिसमें अदालतों में जो पेंडिंग केस रहते हैं उनको कहीं ना कहीं आपस में समन्वय बना करके समझौता करके उन केसों को समाप्त किया जाता है, बंद किया जाता है। आम नागरिकों ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से कोर्ट के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। लोक अदालत के माध्यम से कम समय में जल्दी न्याय मिलता है और ये एक अच्छी पहल है। लोक अदालत लग रही है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ते और पेंडिंग केसों का शीघ्र निपटारा एक ही छत के नीचे हो जाता है और दोनों पार्टियों में किसी की हार जीत नहीं होती, दोनों की ही जीत होती है और इसकी अपील ऊपर कभी नहीं होती, यहीं सब कुछ निपटारा हो जाता है और चक्कर काटने से बच जाते हैं। लोक अदालतों का समय समय पर आयोजन होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी जो केसेज होते हैं जो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़े होते हैं उनका यहाँ पे जो निदान किया जा रहा है और यहाँ पे ऐसे जो अदालत हैं जैसे कि
किसी की शादी के हैं, किसी के जो एक्सीडेंट के जो बीमा है वो नहीं मिलते, या किसी के आपसी झगड़े होते हैं वो उनका निपटारा नहीं होता, तो आज ये उसी इस लोक अदालत के द्वारा उनका निपटारा किया जाता है। और ऐसी लोक अदालत को हम सरकार से कहते हैं कि ऐसी लोक अदालत हर बार रोज लगनी चाहिए। प्रसार भारती और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिताओं के प्रसारण के लिए 3 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत सभी मैच डीडी स्पोर्ट्स, वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के अन्य प्लेटफॉर्म से प्रसारित किए जाएंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक आनंदेश्वर पांडे ने नई दिल्ली में समझौते का आदान प्रदान किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस समझौते का उद्देश्य देश में इस खेल की पहुंच बढ़ाना और प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना है। इन स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के साथ हम लोग एक समझौता कर रहे हैं और उन समझौते में हम उनके खेलों को पूरे देश में दिखाएंगे। उसका एक रेवेन्यू मॉडल भी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो देश के बड़े विभिन्न खेल हैं उनको हम देश के कोने कोने तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं उनको अच्छा खेल देखने का मौका मिले, अच्छा खेल सीखने का मौका मिले और एक अच्छे खिलाड़ी और एक अच्छे समाज के इंसान वो सब के सब बने। कि आपके जितने भी कार्यक्रम, जितने भी सीरीज़ आप आयोजित करते हैं, चाहे जूनियर सब जूनियर लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पे हैं, उन सारे कार्यक्रमों की तैयारी के हिसाब से जो आपके कैंप्स हो रहे हैं, जो मेहनत हमारे बच्चे कर रहे हैं, उसको हम कैप्चर भी कर सकेंगे, उसको हम पूरे देश की जनता को दिखा भी सकेंगे। डीडी स्पोर्ट्स का तो हमारा चैनल बना ही इसी उद्देश्य से है कि अलग अलग खेल विधाओं को किस तरीके से हम बच्चों को दिखा सकें, दर्शकों को दिखा सकें। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने पिछले महीने अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना के संबंध में 15 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कल रात जारी कर दी। इस दुर्घटना में 260 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में घटनाक्रम और एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान AI 171 की इंजन की स्थिति की जांच की गई। जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड में ही विमान के दोनों इंजन के ईंधन नियंत्रण से संबंधित स्विच 1 सेकंड के अंतराल पर ही रन से कट ऑफ में बदल गए, जिसके कारण यह भीषण दुर्घटना हुई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार एक पायलट को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर दूसरे पायलट से यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि उसने ईंधन आपूर्ति प्रणाली को क्यों बंद कर दिया। इसके जवाब में पायलट ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि ईंधन नियंत्रण से संबंधित स्विच को बाद में ऑन किया गया, लेकिन एक इंजन में आई खराबी को दूर नहीं किया जा सका। रिपोर्ट के अनुसार विमान उड़ान भरने और दुर्घटनाग्रस्त होने के बीच 30 सेकंड तक हवा में रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पायलटों को उड़ान भरने से पहले आराम करने का पर्याप्त समय मिला था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विमान में ईंधन भरने के लिए उपयोग में आने वाले बाउजर और टैंक से ईंधन के नमूने लिए गए और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय प्रयोगशाला में इनकी जांच की गई और रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई। जांच एजेंसी ने कहा है कि सभी हितधारकों से मांगी गई अतिरिक्त साक्ष्यों की जांच की जाएगी। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने PM E-ड्राइव पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की एक अभूतपूर्व योजना का शुभारंभ किया। सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य देश में स्वच्छ, कुशल और दीर्घकालिक माल ढुलाई की गति को तेज करना है। केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी ने इस योजना के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि डीजल ट्रक कुल वाहनों की संख्या का केवल 3% होने के बावजूद परिवहन से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 42% का योगदान करते हैं और वायु प्रदूषण को काफी बढ़ा देते हैं। यह योजना हमारे देश को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगी। इस योजना में केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत मांग प्रोत्साहन को N2 और N3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों तक बढ़ाया जाएगा। सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रिक ट्रक के सकल वाहन भार पर निर्भर करेगी, जिसकी अधिकतम प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ये प्रोत्साहन खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में दिए जाएंगे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर PM E-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से OEM को
प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस योजना से देश भर में लगभग 5,600 ई ट्रकों को लाने में सहायता मिलने की उम्मीद है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।